हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, आज हम यूनिट थर्ड के अंतर्गत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिंकेज। 1906 में बैटसन बापनेट ने यह बताया कि मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी लागू हो सकता है जब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हों। यदि यह जीन एक ही क्रोमोसोम्स पर होंगे तब यह इंडिपेंडेंटली अलग नहीं हो सकते। ऐसे जीन को लिंक्ड जीन और लिंक्ड जीन की वंशावृत्ति की प्रोसेस लिंकेज कहलाती है। ऐसे जीन जहाँ भी जाते हैं साथ साथ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज, यहाँ पर जो लिंकेज का एग्जाम्पल दिया गया है ड्रोसोफिला फिलाई। इन्होंने ड्रोसोफिला फिलाई जो कि एक ग्रे बॉडी थी और लॉन्ग विंग फॉर्म थी, और एक ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग फॉर्म, उन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में ग्रे लॉन्ग विंग्स वाले यानी जो रेसेसिव कैरेक्टर्स शो करते हैं वो पेरेंट इसकी जनरेशन बनी। अब इन्होंने क्या किया, जो F1 जनरेशन पर्याप्त हुई उनके बीच सेल्फिंग की प्रोसेस कराई। इसमें इन्होंने जो मेल बने और फीमेल्स इन दोनों के बीच क्रॉस कराया, तो जो मेल से स्पर्म की फॉर्मेशन हुई वो यहाँ पर देख रहे हैं GL, जो जिसका जीन था वो GL और B। इसी तरीके से फीमेल से जो ओवा प्रोड्यूस हुए उससे ये जीन प्राप्त हुए। जब इनके बीच क्रॉस कराया तो 50% जो प्राप्त हुए इससे ग्रे लॉन्ग यानी ग्रे कलर वाले और लॉन्ग बॉडी वाले लॉन्ग विंग्स वाले ड्रोसोफिला फिलाई बने। इसी प्रकार 50% ब्लैक एंड वेस्टिजियल विंग्स वाले ड्रोसोफिला बने। यदि हम ड्रोसोफिला फिलाई की एक वैरायटी जिसमें शरीर का रंग ग्रे तथा लंबे विंग्स हैं को एक दूसरी वैरायटी से क्रॉस कराएं जिसमें बॉडी का कलर ब्लैक एवं विंग्स अब्सेसिव हों, तो प्रथम पीढ़ी यानी जो F1 जनरेशन होगी कि सभी संतानें ग्रे बॉडी तथा लॉन्ग विंग्स वाली बनती है, क्योंकि यह दोनों ही लक्षण प्रभावी हैं। यानी जो ग्रे बॉडी है और लॉन्ग विंग्स हैं दोनों ही कैसे करेक्टर हैं, प्रभावी करेक्टर हैं। तो जो F1 जनरेशन बनेगी, अब यदि F1 पीढ़ी की एक मेल संतान को अप्रभावी फीमेल संतान से क्रॉस कराएं यानी टेस्ट क्रॉस कराएं, तो दूसरी पीढ़ी में मेंडल के नियमानुसार 4 वैरायटी बननी चाहिए, जबकि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में F2 पीढ़ी में केवल 2 ही वैरायटी बनती हैं, जिनमें से 50% ग्रे लॉन्ग तथा 50% ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स वाली होती है। जो इस बात का प्रमाण है कि यह जीन लिंक्ड कंडीशन में थे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज।
टाइप्स ऑफ लिंकेज की बात करें जाए तो लिंकेज जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज और सेक्स लिंकेज। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट लिंकेज। जब लिंक्ड जीन बिना किसी परिवर्तन के जैसे ही करता है यानी ज्यों के त्यों परिवर्तित होते हैं, तब इसे कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। यानी जो लिंकेज की प्रोसेस है, इसमें जो जीन्स हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे पेरेंट्स में होते हैं वैसे ही उनकी जो जनरेशन होती है, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनमें पहुंचते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं दिखता। तो इस टाइप का जो लिंकेज कहलाता है कंप्लीट लिंकेज कहलाता है। अब इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें, जब लिंक्ड जीन परिवर्तित अवस्था में वंशागत होते हैं, तब लिंकेज इनकम्प्लीट कहलाता है। परिवर्तन का कारण क्रॉसिंग ओवर होता है और ऐसी स्टेज में बजाय 2 के 4 वैरायटी बनती है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप यानी सेक्स लिंकेज। जब लिंकेज का संबंध सेक्स क्रोमोसोम्स से होता है, तब इसे सेक्स लिंकेज कहा जाता है। लिंकेज को समझाने के लिए कुछ थ्योरीज यहाँ पर दी गई हैं। तो अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लिंकेज। इसमें फर्स्ट थ्योरी है सटन्स व्यू ऑफ लिंकेज। 1903 में सटन ने यह बताया कि क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले सभी जीन क्रोमोसोमल मटेरियल से क्लोज्ड होते हैं, इसलिए यह अलग नहीं हो पाते और साथ ही साथ वंशागत होते हैं। उनके इस मत को कोई मान्यता नहीं दी गई। नेक्स्ट, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी। 1906 में बेटसन व पुनेट ने मटर की 2 किस्मों को क्रॉस कराया और यह पाया कि उनमें रेशो बजाय 9:3:3:1 के आने के बजाय 7:1:1:7 प्राप्त हुआ। उन्होंने जिन 2 किस्मों को क्रॉस कराया, उनमें एक वैरायटी रेड क्लॉवर व राउंडेड पॉलन ग्रेन्स की और सेकेंड वैरायटी पर्पल फ्लावर व लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स की थी। रेशो में इसी विभिन्नता को समझाने के लिए उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी बताई, जिसके अनुसार अगर लिंक्ड जीन जो एक ही पेरेंट्स के हों और एक साथ संतानों में वंशागत हों, तो इसे कपलिंग कहा जाता है। यानी जो जीन पेरेंट्स में है और वो ही जीन्स उनकी संतानों में जा रहे हैं, तो इसमें एक कपलिंग की प्रोसेस बन जाती है। तो इसलिए इन्होंने कपलिंग कहा। और यदि यह जीन डिफरेंट पेरेंट्स के हों और डिफरेंट गैमीट्स में
वंशागत हों तो इसे रिपल्सन थ्योरी कहते हैं। यानी अगर सेम जीन जो कि पेरेंट्स के अंदर हैं वो उनके संतानों में पहुंचेंगे सेम कंडीशन में, तो वो प्रोसेस कहलाएगी कपलिंग, और जिसमें जो डिफरेंट गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, यानी जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके जो जीन हैं और उनके जो संतान हैं या ऑफस्प्रिंग है, तो उनके जो जीन्स होंगे अगर उनमें डिसिमिलरिटी है तो ये क्या कहलाएगा, एक लाता है रिपल्सन प्रोसेस। तो इसी थ्योरी को कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी कहते हैं। अब बात करते हैं थर्ड थ्योरी, क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ लिंकेज। यह थ्योरी मॉर्गन तथा कास्टले द्वारा दी गई है। इसके अनुसार नंबर 1, क्योंकि क्रोमोसोम्स पर पाई जाने वाली जीन क्रोमोसोमल मटेरियल से बंधे होते हैं, इसलिए वे अलग नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, लिंक्ड जीन की दूरी लिंकेज की स्ट्रेंथ बताती है। अगर लिंक्ड जीन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं तो लिंकेज स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे जैसे लिंक्ड जीन की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होने लगती है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एक ही पेरेंट्स के लिंक्ड जीन एक साथ और अलग अलग पेरेंट्स के अलग अलग गैमेट्स में वंशागत होते हैं। तो आज हमने पीएचडी फर्स्ट ईयर में पेपर 3 के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया, लिंकेज। कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रॉसिंग ओवर, उसको डिस्कस करेंगे।